हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो हम बातें करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज जो भी पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो हमारे रिलेटेड होंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको थोड़ा इजी कर दूं। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं या फिर इंग्लिश आपको समझ ही नहीं आ रही है कि क्या कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है, हमें कहाँ से इसको सीखना शुरू करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं कि मैं कहाँ से इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू करूँ को वो मुझको समझ आने लगे। तो देखिए, मैं बिल्कुल आपकी जो है ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगी। आपको बिल्कुल मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको इंग्लिश की ग्रामर का ए भी नहीं आता, तो वहां से हमें कैसे क्या सीखना है सारे पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश ग्रामर की जो एक बेसिक नीड है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है आप लोग इंग्लिश की जो एडवांस लेवल है वहां तक आप उसको सीख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद हम लोग आपके एडवांस वाली क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर देखिए, अब सबसे पहले यहाँ एक डाउट और क्लियर कीजिए, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों एक दूसरे से डिफर हैं। देखिए, लैंग्वेज क्या है, वो कंप्लीट लैंग्वेज यानी कि किसी भी भाषा को सीखना। अब वो हो सकता है कि आप वो नेचुरल वे में सीखें या फिर वो आप अननेचुरल वे में सीखें, पर जब भी हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर का मतलब ही है कि लैंग्वेज को क्या करने के लिए, लैंग्वेज की मिस्टेक्स को दूर करने के लिए जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो उसे हम उसके व्याकरण का रूप दे देते हैं, उसे हम उसकी ग्रामर का क्या दे देते हैं, बेस दे देते हैं। यानी कि क्या बारीकियां हैं, क्या खामियां हैं, वो सारी चीज हम यहाँ सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिससे क्या हो सके कि लैंग्वेज को हम ब्यूटिफाइड कर सकें। इसलिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं। अब कैसे क्या इसकी स्टार्टिंग होती है, जरा चीजें हम लोग यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बिल्कुल शुरू से मैं आपको लेके चलती हूँ, जहां से हमारी स्टोरी शुरू होती है क्लास फर्स्ट से। सबसे पहले हम क्या पढ़ने स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको भाई क्लास में क्या पढ़ाया जाता है इंग्लिश सिखाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इंग्लिश के लिए। अब भाई इंग्लिश के लिए आ ई तो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हमें बार बार ये बताया जाता है कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं वो टोटल कितने हैं। तो आप इंग्लिश के जब आप अल्फाबेट्स पढ़ते हैं तो वो कितने पढ़ते हैं, 26 अल्फाबेट्स आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं, देखिए कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए हम उसके क्या यूज करते हैं, सिंबल्स। तो इसी अल्फाबेट को ही हम क्या कह देते हैं, सिंबल्स कह देते हैं। अगर सिंबल्स भी पूछे जाएं कि इंग्लिश ग्रामर में कितने टाइप के या कितने आपके सिंबल्स हैं या कितने अल्फाबेट्स हैं, तो भी अपने को आंसर कितना करना है, तो भी अपने को आंसर करना है 26। बहुत ही पोलाइट वे में सीखिए, बिल्कुल सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। और इंग्लिश एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, तो इसको बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको समझना है, ठीक है। सिंबल कितने हैं, सिंबल भी अगर पूछे तो भी आपको 26 बताना है। और अगर कोई आपसे पूछे कि लेटर कितने हैं, इंग्लिश ग्रामर में कितने लेटर्स यूज किए जाते हैं, तो भी आपको क्या बताना है, तो भी आपको बताने हैं 26 लेटर्स का यूज होता है, ठीक है। अब वो 26 लेटर्स आप सभी को पता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये 26 मुझे यहाँ लिख के देने की नीड नहीं है, क्योंकि इतना तो आप सभी को पता है कि चाहे अगर बात हो रही हो अल्फाबेट्स की, चाहे बात हो रही हो सिंबल्स की, चाहे बात हो रही हो लेटर्स की, वो कितने हैं, 26 हैं, ठीक है। यहीं पे एक बात और समझेंगे, जब भी कोई आपसे क्या कहे कि लेटर तो भाई 26 है, बट जो इन 26 लेटर्स की जो साउंड है, यानी कि इनको जो बोलने का तरीका है, इनको बोलने की जो आवाज है वो डिफरेंट हो सकती है। वो केवल 26 नहीं है, वो 26 ना होकर कितनी साउंड्स में चेंज हो जाती है। अगर इनके साउंड्स की बात की जाए तो साउंड हो जाती हैं 44। टोटल कितनी साउंड्स हो जाती हैं, 44। अब 44 साउंड्स कैसे हो जाती है, जरा इनको भी समझ लेते हैं। देखिए, जब आप इन 26 लेटर को कैटेगरीज करते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वॉबल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। यानी कि ये जो 26 आपके अल्फाबेट्स थे, ये भी इनमें भी जो टाइप है वो 2 टाइप के हैं, एक है आपके वॉबल और दूसरे आपके कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इनकी जो साउंड है वो टोटल कितने टाइप की, 44 टाइप की इनकी साउंड्स है। ये साउंड्स 44 टाइप की तो है, लेकिन जो वॉबल साउंड है वो है 20 टाइप्स की, और जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो है आपकी 22 टाइप से हम कॉन्सोनेंट के साउंड्स क्या करते हैं, बोलते हैं।
तो आई होप इतना मैटर आप सभी को क्लियर है कि क्या साउंड है, क्या लेटर है, क्या अल्फाबेट है, क्या सिंबल है, इसमें जो कंफ्यूजन रहता है। देखिए इसी को हमने चेंज कर दिया। 26 जो आपके अल्फाबेट्स हैं इन्हीं को सिंबल्स कह देते हैं और इन्हीं को लेटर्स कह देते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंफ्यूजन ये दूर कीजिए, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अल्फाबेट, लेटर्स या सिंबल का ये किसी भी लैंग्वेज को लिखने के वो चिन्ह है, वो प्रतीक है जिसके माध्यम से हम वो भाषा को लिखने में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा इन अल्फाबेट्स की, इन 26 अल्फाबेट्स की जो साउंड है वो साउंड कितने तरीके की हो सकती है। इन 26 अल्फाबेट्स में अल्फाबेट्स को हम 44 टाइप से साउंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो 44 टाइप की साउंड है वो भी क्या हो गई, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। क्यों डिवाइड हो गई, क्योंकि जो आपके 26 लेटर थे वो ऑलरेडी 2 टाइप में डिवाइड थे। फर्स्ट टाइप था वॉवेल और सेकंड टाइप था हमारा कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये टोटल जो 44 साउंड है इसमें जो वॉवेल की साउंड है वो 20 टाइप्स की है और जो कॉन्सोनेंट की साउंड है वो 22 हैं, ठीक है। 22 टाइप से हम लोग कॉन्सोनेंट के अल्फाबेट्स को साउंड करते हैं, बोल सकते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज थी लेकिन मुझे बता के चलनी थी ताकि ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल जीरो लेवल से क्लियर हो सकें, ठीक है। अब जरा आगे के और पॉइंट्स देखेंगे इनमें जो हमें क्लियर करने हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे, आप लोग चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए जरा आगे की बात देखते हैं। अब आपको इतनी बात क्लियर है, चाहे लेटर कहिए, सिंबल कहिए या फिर अल्फाबेट्स कहिए, वो एक ही बात है, ठीक है। अब लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में भाई ये लेटर और साउंड ये वाला सिस्टम तो समझ आ गया। अब सबसे पहले क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। अब क्या होता है देखिए, जैसे सबसे पहले क्या आया, लेटर्स आया। जब लेटर्स को हमने क्या किया, कलेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि जैसे जैसे आप लैंग्वेज सीख रहे हैं वैसे वैसे लैंग्वेज में भी तो डेवलपमेंट हो रहा है चीज़ों का। तो जब हम लोगों ने क्या किया, लेटर्स का ग्रुप बनाया। जब लेटर्स को जोड़ा तो फिर वहां क्या बन गया, लेटर्स को जोड़ के वर्ड बन गया। लेटर्स को जोड़ के क्या बना, वर्ड बना। वर्ड का मतलब होता है शब्द, लेटर का मतलब क्या है, अक्षर। जब हमने अक्षरों को जोड़ा तो क्या बना, शब्द, ठीक है, वर्ड बनता है। जब वर्ड्स का कलेक्शन करेंगे, जब वर्ड्स का ग्रुप बनाएंगे, प्रॉपर मीनिंगफुल ग्रुप जब हम वर्ड्स का बनाएंगे तो वो क्या बनता है, देखिए एक छोटा ग्रुप हो सकता है, वो हो सकता है फ्रेजो। इंग्लिश में एक फ्रेज भी होता है, यानी कि एक छोटा सा ग्रुप वर्ड्स का। बाकी फ्रेज क्या है और डिटेल में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे क्लासेस होती जाएगी, ठीक है। एक छोटे से ग्रुप वर्ड्स के ग्रुप को फ्रेज कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और वहीं पे थोड़ा सा फ्रेज से और बड़ा ग्रुप हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका क्लोज, ठीक है। क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये सारे जो पॉइंट है ये आपके इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस तो आपको फ्रेज और क्लोज से ही देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड्स के ग्रुप को जब छोटा सा ग्रुप हो तो हम उसे फ्रेज कह सकते हैं इंग्लिश में। जब थोड़ा उससे बड़ा ग्रुप हो वर्ड्स का तो हम उसे क्या कह सकते हैं, हम उसे क्लॉज कह सकते हैं। लेकिन सारी चीजों को मिलाकर जब हम किसी एक बड़ी यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे बिगेस्ट यूनिट की बात की जाए जो क्लॉज के बाद बनती है वो होती है सेंटेंस। क्या बनता है, उसके बाद प्रिपेयर होता है आपका सेंटेंस। यानी कि अगर बात की जाए कि सेंटेंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंग्लिश ग्रामर में, तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, लेटर सीखते हैं। लेटर के बाद हम लोग वर्ड सीखते हैं। लेटर को भाई जब लेटर्स को कलेक्ट करेंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। मान लीजिए मैंने 3 अल्फाबेट लिए, मैंने एक लिया C, A और T। जब इनको कलेक्ट करके बना दिया तो ये मेरे एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। क्या बन गया, कैट। फिर मैंने कुछ और ऐसे ही ग्रुप लिए तो मैंने क्या बना दिया, मान लीजिए एक फ्रेज बना दिया, इन द गार्डन। जब मैंने थोड़े से और वर्ड्स कवर किए या फिर कलेक्ट किए तो हमने क्या बना दिया, क्लॉज बना दिया। और उसके बाद जो हमारी एक मीनिंगफुल पूरी बिगेस्ट यूनिट तैयार होती है वो क्या होती है, सेंटेंस, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर, देखिए इंग्लिश अगर लैंग्वेज की पूछी जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, लैंग्वेज की अगर स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए तो लेटर्स, अल्फाबेट्स कुछ भी बोल सकती हैं आप, ठीक है। जब लैंग्वेज की पूछी जाए, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जा रही है तो अपने को क्या बतानी है, तो अपने को बतानी है लेटर्स। बट जब भी आपसे इंग्लिश ग्रामर की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए तो फिर हम क्या बताते हैं, वर्ड। क्या बताते हैं, वर्ड, ठीक है। इंग्लिश किसकी, ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जा रही है तो क्या बताना है, वर्ड बतानी है, क्योंकि वहां अल्फाबेट से काम नहीं चलेगा। और बाकी जो सेंटेंस है इसको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर की बिगेस्ट यूनिट।
आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। क्या स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या ग्रामर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जो बिगेस्ट यूनिट है वो क्या है, वो सेंटेंस है, ठीक है। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी आगे की बात और कर लेते हैं। इसके बाद इतनी चीज क्लियर है कि कैसे कैसे इंग्लिश का डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे कैसे किस किस ग्रुप को हम किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे जरा। अब देखिए हम लोग बिगेस्ट यूनिट तक आ गए थे। हम लोगों ने सीख लिया था कि हम लोग जब वर्ड्स को कलेक्ट करते करते आते तो जो लास्ट बिगेस्ट यूनिट बनती है वो हमारी क्या बनती है, सेंटेंस, ठीक है। क्या यूनिट बनती है, बिगेस्ट यूनिट हमारी बनी सेंटेंस। अब यहाँ सेंटेंस ही एक्चुअल में आपका रियल जो गेम है इंग्लिश ग्रामर का वो स्टार्ट होता है, ठीक है। जो मेन रोल है, अभी तक तो जो चल रहा था वो केवल बेसिक तैयार हो रहा था आपका कि सेंटेंस तक मैं आपको ले आऊं, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस क्या है और इसी सेंटेंस से अब आगे की चीजें एक के बाद एक ओपन होना स्टार्ट होंगी और इंग्लिश ग्रामर का जो पूरा खेल है वो स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस को अगर बात की जाए तो क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, वाक्य है, ठीक है। अब क्या इसकी क्या डेफिनेशन होती है, भाई सेंटेंस क्या था, मैं आपको एक एक वर्ड्स के ग्रुप करवाती हुई लेके आ रही थी। तो सेंटेंस क्या था, सेंटेंस की अगर जर्नल से डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक तो ये याद रखें, दूसरी बात आप क्या भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ यानी कि ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए कि भाई उन वर्ड्स का भी क्या होना चाहिए, अपना मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड उठा के रख दो उसका मीनिंग हो या ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है अपने को, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन वर्ड्स ध्यान रखना कैसे, मीनिंगफुल, और वो क्या हो और वो क्या करते हो, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि ऐसे शब्दों का समूह, ऐसे शब्दों का ग्रुप या ऐसा मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करे, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जो एक आपको कंप्लीट सेंस देता हो, यानी कि अपनी बात को पूरा आपके सामने सेंसफुल वे में रखता हो, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट मीन, वो क्या करता हो, वो एक कंप्लीट सेंस देता हो, कंप्लीट मीनिंग देता हो, तब जाके ऐसे वर्ड्स ऑफ ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात की जाए, मान लीजिए एक डेफिनेशन की बात करूं, वैसे तो डेफिनेशन यही हो गई, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस या विच मेक अ कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा और इसको फैमिलियर वे में समझेंगे, ईजी वे में समझेंगे ताकि कोई डाउट ना रह जाए। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस सबसे पहली बात आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए, सेंटेंस क्या है, शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और कैसे वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड्स होने के साथ साथ वो क्या होने चाहिए, वेल अरेंज्ड होने चाहिए। जब तक किसी सेंटेंस में वो जो वर्ड्स हैं वेल अरेंज नहीं है, क्योंकि जब तक वो वेल अरेंज नहीं होंगे वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे, कंप्लीट सेंस नहीं देंगे, तो तब तक वो हमारा क्या नहीं कहलाएगा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्लियर है चीजें। तो अब जरा जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन सीख लेते हैं। ये तो वो डेफिनेशन है जो जनरली आपको बुक्स में देखने के लिए मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो बहुत ही अगर सिंपल वे में बात की जाए तो क्या हो जाएगा, चलिए देखेंगे जरा अब क्या डेफिनेशन हो जाएगी। अगर थोड़ा कॉम्पिटेटिव लेवल की बात करते हुए जरा सीखें, एक ही सेंटेंस में पूरी बात आ जाए, ठीक है। देखिए, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। अ वेल अरेंज्ड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वो वर्ड्स होने चाहिए, जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं वो वेल अरेंज्ड होने चाहिए, क्योंकि अगर वो वेल अरेंज्ड नहीं होंगे तो उनका क्या नहीं आएगा, उनका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा।
तो इसीलिए पूरी डेफिनेशन क्या बनती है, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, ऐसा शब्दों का समूह जो क्या दे, जो एक सार्थक अर्थ दे, ऐसे शब्दों के समूह को सेंटेंस कहा जाता है, ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। आई होप इसके बाद डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वर्ड्स भी कैसे, मीनिंगफुल, यानी कि अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, दीज आर वेल अरेंज्ड, वो कैसे होने चाहिए, वेल अरेंज्ड होने चाहिए। और तीसरी बात, विच मेक अ कंप्लीट मीन, वो एक क्या देना चाहिए, वो एक कंप्लीट मीनिंग देने चाहिए, सार्थक अर्थ देने चाहिए, तब जाके वो हमारा सेंटेंस, वो जाके हमारा पूरा क्या कहलाएगा, तब जाके हम उसे सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि क्या, एग्जाम्पल से समझते हैं जरा। मान लीजिए मैंने आपके सामने ऐसे ही लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, भाई है तो ये भी क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट क्या नहीं है, बट ये वेल अरेंज्ड नहीं है। क्योंकि जब तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स वेल अरेंज्ड नहीं है, कंप्लीट मीनिंग देने वाला नहीं है, कंप्लीट सेंस देने वाला नहीं है, उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेल अरेंज्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ताकि वो हमें क्या दे पाए, ताकि वो हमें एक कंप्लीट सेंस दे पाए और हम उसे सेंटेंस बोल पाए। ठीक है, चलिए देखेंगे जरा क्या होगा। राहुल गोज टू स्कूल डेली। चलिए, राहुल गोज टू स्कूल डेली, एक सेंटेंस हमने लिखा था और ऊपर भी मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा था, तो बताइए भाई कौन सा जो है वो हमें मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। राहुल गोज टू स्कूल डेली, यानी कि राहुल क्या, राहुल डेली स्कूल जाता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर है कि सेंटेंस क्या होता है और क्या क्या सेंटेंस की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो अपने को याद रखनी है। ठीक है, सेंटेंस क्लियर है। अब सेंटेंस में एक बात निकल कर आई थी कि सेंटेंस एक्चुअल में है क्या, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए आपको पता चलेगा कि सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स ही तो यूज कर रहे हैं, और उन ग्रुप को एक मीनिंगफुल वे में और अरेंज्ड वे में रख के हम उसका सेंटेंस बना देते हैं। तो अब करना क्या है कि हमें क्या पता चला कि भाई सेंटेंस में क्या आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं। तो अब इंग्लिश ग्रामर में क्या किया गया, इन वर्ड्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अलग अलग काइंड्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया। अब यहीं से एक टॉपिक आपका बनता है कि जब सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स को हमने क्या किया, जब हमने उनको डिवाइड किया, हमने उनके काइंड्स में उसको डिवाइड किया, उसके कैटेगरी में उसको डिवाइड किया, तो टोटल कितने टाइप के वर्ड्स निकल कर आए, टोटल 8 टाइप के वर्ड्स आपके निकल कर आए। सेंटेंस में कई टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं, जब उन वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी के बेस पर डिवाइड किया गया तो वो वर्ड्स जो हैं कितने टाइप के निकल कर आए, इंग्लिश ग्रामर में वो वर्ड्स 8 टाइप के निकल कर आए। और क्योंकि वो वर्ड्स किस में यूज हो रहे थे, सेंटेंस में यूज हो रहे थे, किसी स्पीच में यूज हो रहे थे, तो इसलिए इस टॉपिक को हमने क्या नाम दे दिया, इस टॉपिक को हमने नाम दे दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम दे दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतनी बात आई होप अब आप सभी को क्लियर हुई। ये स्पीच क्यों आया, ये स्पीच आया सेंटेंस के लिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं किस में यूज हो रहे हैं, सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। सेंटेंस का मतलब क्या है, स्पीच। भाई बोल के आप कह रहे हैं, तो स्पीच के पार्ट्स को, पार्ट्स यानी कि उसमें यूज होने वाले वर्ड्स, भाई जब स्पीच को आप क्या करोगे, उसका पार्ट करोगे, तो वो अलग अलग वर्ड में ही तो टूटेगा, ऐसा तो है नहीं है वो किसी और में टूटे। तो सेंटेंस यानी कि स्पीच में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं उसके हमने क्या कर दिए, पार्ट्स कर दिए। तो हमारा टॉपिक क्या निकल कर आया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई इंग्लिश ग्रामर में कितने टाइप की है, यानी कि वो पार्ट्स हैं, यानी कि जो वो वर्ड्स हैं उस स्पीच यानी कि सेंटेंस में यूज होने वाले वो कितने टाइप्स के हैं। तो अभी जस्ट ही मैंने आपको बताया था, उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, उनको 8 काइंड्स में डिवाइड किया गया। ठीक है,
आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब वो 8 काइंड कौन कौन से हैं जरा वो समझ लेते हैं। बहुत ही ईजी है, सबने सुन रखे होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप की होती है, कितने काइंड्स की होती है, 8 काइंड्स की होती है। कौन कौन सी है देखिए जरा। सबसे फर्स्ट आपका क्या है, सबसे फर्स्ट है नाउन। अब याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, हाँ भाई ये पढ़ा है, ठीक है। तो बस मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से यहां तक लेके आ रही थी कि क्या बिल्कुल हमारी स्टार्टिंग होनी चाहिए। नाउन, नाउन के बाद क्या आएगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद आपका क्या आ जाएगा, वर्ब, वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, एडवर्ब, एडवर्ब के बाद क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के आगे और चलेंगे प्रीपोजिशन, आगे और चलेंगे क्या आ जाएगा, कंजंक्शन, आगे और चलेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके ये जो वर्ड्स हैं या जो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। पार्ट्स का मतलब ही किससे है कि भाई जो जब स्पीच के हम पार्ट्स करेंगे तो वो वर्ड्स में टूटेगी। तो कुल कितने टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं किसी स्पीच, किसी सेंटेंस में, तो वो 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपका नाउन, सेकंड है आपका प्रोनाउन, थर्ड है आपका वर्ब, 4 है आपका एडवर्ब, नेक्स्ट 1 है, 5th आपका एडजेक्टिव, 6 है प्रीपोजिशन, 7 है आपका कंजंक्शन और 8 है आपका इंटरजेक्शन। अभी मैं यहाँ तक आपको लेकर आई हूँ। अब इसके आगे का जो डिस्कशन है हम लोग कल की क्लास में करेंगे। सो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ डेली मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।